Hello, students, and welcome to Prep IAS. My name is Shubhangi Sharma, and I will be taking you through this crash course of history and culture. Now, students, the aim of this particular crash course is to give you a brief overview of all the major topics that are involved in ancient, medieval, and the colonial time period, along with art and culture. In this context, the first topic with which we are starting is the Indus Valley Civilization. नाउ स्टूडेंट्स एज वी ऑल नो हमारे पास में इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले एक और टॉपिक होता है जिसे कहते हैं स्टोन एज। स्टोन एज की बात करें तो स्टोन एज के अंदर हमारा जो टाइम पीरियड है पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, वो जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है उसमें से प्रीलिम्स के अंदर हमें मेजरली क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं। इनफैक्ट स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि हमारे पास सिर्फ हमारा जो पेलियोलिथिक पीरियड है उसके अंदर स्पेसिफिकली जो रॉक आर्ट डेवलप हुई है उसके ऊपर ज़रूर प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आते हैं। कीपिंग दैट इन माइंड स्टूडेंट्स, हमारी जो रॉक आर्ट है दैट इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू कवर एज अ पार्ट ऑफ द क्रैश कोर्स ऑफ आर्ट एंड कल्चर। यहाँ पे हम लोग सीधे इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्टार्ट कर रहे हैं बिकॉज दिस इज द टॉपिक फ्रॉम वेयर वी फाइंड मोर क्वेश्चंस कमिंग एंड नॉट फ्रॉम द स्टोन एज। Keeping this in mind, students, let's begin with our first topic, that is Indus Valley Civilization. इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करी जाए तो पहले इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ते हैं। लेट्स लुक एट द बैकग्राउंड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. So what happened, students, during your 19th century, during the end, or we can say during the last quarter of 19th century. जब हम 19th बोलते हैं, it corresponds to 1800 के years. तो लगभग 1870s के आसपास में आप देखेंगे कि हमारे पास में एक पर्टिकुलर स्कॉलर है जिनका नाम है अलेक्जेंडर कनिंगम। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। अलेक्जेंडर कनिंगम जो हैं वो जर्नी कर रहे थे और जर्नी के तहत उनको हड़प्पा मिल गया। जब वो हड़प्पा को देखने गए तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये जो पर्टिकुलर साइट है ज़्यादा से ज़्यादा 200-300 साल पुरानी होगी, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, छोटी सी साइट है। उसे देखा और वहाँ से चले गए। लेकिन फिर क्या होता है स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि 20th सेंचुरी की बिगिनिंग में, बाय द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, वी सी अगेन more and more historians are getting interested in this particular site, that is हड़प्पा. सो व्हाट हैपन स्टूडेंट्स, 20th सेंचुरी के अंदर हम देखते हैं जो हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो डायरेक्टर हैं जिनका नाम है जॉन मार्शल, इनके अंडर एक जने काम कर रहे हैं जिनका नाम है दयाराम साहनी। ये वापस से हड़प्पा की तरफ जाते हैं। यहाँ पे डेप्थ में एक्सकवेशंस होती हैं और डिस्कवर होता है कि हमार को एक एंशियंट सिविलाइजेशन मिली है दैट पुश बैक्स द हिस्ट्री ऑफ इंडिया टिल अराउंड 2500 BC। 2500 BC, या फिर आप मान सकते हैं 2500 साल पीछे इंडिया की हिस्ट्री को पुश बैक कर दिया गया था। अब यहाँ पे ये पर्टिकुलर पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है? ये पर्टिकुलर पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स बिकॉज एज यू विल सी अलेक्जेंडर कनिंघम एंड जॉन मार्शल, बोथ ऑफ देम वर colonial historians. At the same time, the time at which Harappan civilization was discovered, that was a time when we were actually under the burden of the British Empire. We were second class citizens in our own country. And at that point of time, if a discovery as such of the Indus Valley civilization is something that boosted the morale of the people, we Indians, as a colony of the Britishers, realized that okay, our civilization, our history dates back to 2500 BC, and when the Britishers used to kind of put these kind of allegations on us that we do not have a culture and we are barbaric people, the discovery of Indus Valley civilization is something which boosted the morale of the people, and at the same time during the colonial period it gave strength, it gave motivation to those people who were fighting against the British Empire. इसीलिए इसका बैकग्राउंड जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी हमारा मोरल बूस्ट करता है दैट इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड। इस बात को ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट्स, जब हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करते हैं, क्योंकि ये ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, तो पहले हम इसका टाइम पीरियड देख लेते हैं। सो बेसिकली हड़प्पन सिविलाइजेशन के अगर टाइम पीरियड की बात करी जाए, हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड 3 पार्ट के अंदर तोड़ा जाता है, जिसमें हमारे पास है एक तो अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन, उसके बाद है हमारे पास मच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन, और उसके बाद हमारे पास है लेट हड़प्पन सिविलाइजेशन।
अर्ली की बात करें तो अर्ली का मतलब ये हो गया कि जिसमें हम देख रहे हैं कि अर्बनाइजेशन, धीरे धीरे अर्बन सेटलमेंट्स इवॉल्व हो रहे हैं। जब भी हम हिस्ट्री की बात करते हैं, हिस्ट्री स्टूडेंट्स इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि हम किसी से बोलें कि भाई स्लेवरी इंडिया में कब स्टार्ट हुई थी या अनटचेबिलिटी कब स्टार्ट हुई थी, तो मैं ये बोल दूं कि भाई 6 तारीख को 6 बजे अनटचेबिलिटी स्टार्ट हो गई। ऐसा नहीं होता। ये हर चीज़, कोई भी पॉइंट अगर हम देखेंगे तो वो एक प्रोसेस के तरह से चलता है। और उसी तरह से जब हम इंडस वैली की बात करते हैं तो इसकी जो साइट्स हैं वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस के तहत अर्बन कैरेक्टर में आई हैं। अर्ली पीरियड की अगर हम बात करें तो अर्ली पीरियड में हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे शहरीकरण की तरफ हम जा रहे हैं। तो अर्ली पीरियड जो है वो हिस्टोरियंस लगभग लगाते हैं 2600 बीसी से, सॉरी, अर्ली जो हमारा पीरियड है उसको हम स्टार्ट करते हैं कि अराउंड 2900 बीसी से स्टार्ट हो गया था हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन। आप देखेंगे स्टूडेंट्स, जब भी हम लोग टाइम पीरियड्स लिखते हैं तो उसके आगे एक सी डॉट लगाते हैं। सी डॉट का मतलब होता है सरका, और सरका का मतलब होता है लगभग। लगभग इसलिए यूज होता है क्योंकि एंशंट इंडिया के अंदर हमारे पास डेफिनेट डेट्स नहीं है कि भाई इसी तारीख को कोई पर्टिकुलर चीज शुरू हुई होगी। इसीलिए जहां भी मैं सी डॉट लिख रही हूँ आप समझ जाएंगे कि ये एक रफ डेट है, एक रफ एस्टिमेशन है। तो ऐसा माना जाता है कि अप्रोक्सीमेटली 2900 बीसी के आसपास में हम देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत हो जाती है। उसके बाद में जो हमारी एक्चुअल साइट्स है जिनमें हम कह रहे हैं कि भाई सिटीज बनी हैं, बड़ी बड़ी सिटीज थी, बड़े बड़े घर थे, उस टाइम पीरियड को हम मच्योर फेज कहते हैं जिसमें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लरिश कर रही है। ये जो टाइम पीरियड है इसको अप्रोक्सीमेटली माना जाता है बिटवीन 2600 टू 1900 बीसी। तो 2600 से 1900 बीसी मच्योर फेज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जिसमें कि आप बड़ी बड़ी सिटीज जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल, कालीबंगन, ढोलावीरा ये सब एमर्ज होते हुए देखेंगे। उसके बाद में स्टूडेंट्स हम मानते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 1900 बीसी से हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन करने लग गई। उसके बावजूद डिक्लाइन की भी अगर हम बात करें तो एक दिन में तो डिक्लाइन आएगा नहीं, या फिर फॉर दैट मैटर एक साल में भी डिक्लाइन नहीं आ सकता। डिक्लाइन इज अ प्रोसेस दैट इज स्प्रेड थ्रू मल्टीपल ईयर्स। तो 1900 बीसी से हम देखते हैं कि जो साइट्स बची हैं उनमें से धीरे धीरे ये अर्बन कैरेक्टर खत्म हो रहा है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम देख रहे हैं कि अर्ली, मच्योर और लेट फेजेस के अंदर इंडस वैली सिविलाइजेशन टूटी हुई है। अब हमें क्या पढ़ना है यूपीएससी के तहत? हमें पढ़ना है मच्योर फेज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। मच्योर फेज वो फेज है जिसके अंदर बेस्ट पार्ट्स आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के देखने को मिलेंगे, और इन बेस्ट पार्ट्स के तहत मेजर सिटीज का एमर्जेंस होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने बैकग्राउंड समझ लिया कि कैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन ने कॉलोनियल पीरियड में हमारा मोरल बूस्ट किया, और उसी के साथ साथ कैसे अर्ली, मच्योर और लेट फेजेस के अंदर इंडस वैली सिविलाइजेशन को तोड़ा जा सकता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स मच्योर फेज की हम बात करेंगे, और मच्योर फेज के तहत हम कुछ मेजर सिटीज को पढ़ेंगे जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदारो, ढोलावीरा, लोथल, रंगपुर एटसेट्रा। यहाँ पे स्टूडेंट्स इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज समझने की है विद रिस्पेक्ट टू इंडस वैली सिविलाइजेशन इज दैट इट वाज आल्सो नोन एज द फर्स्ट अर्बनाइजेशन। इट वाज आल्सो नोन एज द फर्स्ट अर्बनाइजेशन इन इंडिया। किसी भी जगह को अर्बन कहने के कई ट्रेड्स होते हैं। अर्बन हम किसी जगह को तब कह सकते हैं जब वहां पे सिटीज डेवलप हो रही हो। उसी के साथ साथ एग्रीकल्चर से ऊपर उठ के हम अदर प्रोफेशंस की तरफ जा रहे हो। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो ट्रेड फ्लरिश होनी चाहिए। ट्रेड का फ्लरिशमेंट होना चाहिए जहां पे हम एक नॉर्मल सबसिस्टेंस कि हाँ भाई हमारे को जीने के लिए खाने की जरूरत है तो हम बस एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं, इससे ऊपर उठ के अगर मल्टीपल प्रोफेशंस आ रहे हैं तो हम कहते हैं कि भाई एक पर्टिकुलर एरिया में अर्बन कैरेक्टर है। तो अर्बन कैरेक्टर के दो मेजर फीचर्स क्या हो गए? डेवलपमेंट ऑफ सिटीज, मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोफेशंस, स्पेसिफिकली वी टॉक अबाउट राइजिंग ट्रेड। Now, all of these features were something that were encapsulated in the mature phase of Indus Valley civilization, and hence we call this particular time period as the first urbanization in India. Moreover, students, the second important feature of the Indus Valley civilization is that it is also known as a Bronze Age civilization. इसको हम ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन इसलिए बोलते हैं स्टूडेंट्स क्योंकि अभी तक
हम जिन पर्टिकुलर मेटल्स का यूज कर रहे थे उसमें सिर्फ कॉपर था, हम कॉपर यूज कर रहे थे और कॉपर के अलावा हम स्टोन यूज कर रहे थे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले स्टोन एज है, स्टोन एज के अंदर हम स्टोन यूज कर रहे हैं। स्टोन के बाद में जो नेक्स्ट मेटल हमने डिस्कवर किया वो कॉपर था। लेकिन अगर ब्रॉन्ज की बात करी जाए तो ब्रॉन्ज स्टूडेंट्स इज एन अलॉय, इट इज एन अलॉय ऑफ कॉपर प्लस टिन। और अलॉय बनाना एक आसान चीज नहीं होती है। अलॉय बनाने के लिए आपके पास में अच्छी खासी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, किसी पर्टिकुलर एरिया में एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज होनी चाहिए। इसी वजह से स्टूडेंट्स हम कहते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन फर्स्ट अर्बनाइजेशन थी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मेटल्स नहीं बल्कि मेटलर्जी यूज करके हम अलॉयज तक बना रहे हैं, दैट इज ब्रॉन्ज। However, students, one thing that will be important to note here will be, despite Harappan civilization being called Bronze Age civilization, the bronze that we used was low grade bronze. Naturally, students, यहाँ पे हमारा gradual development हो रहा है, ग्रेजुअल डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन का भी हो रहा है। तो हम बहुत कोई हाई क्वालिटी ब्रॉन्ज नहीं बना रहे थे, हम लो क्वालिटी का ब्रॉन्ज बना रहे थे, और वो भी बहुत ही कम मात्रा में यूज हो रहा था। ज्यादातर जो यूज हो रहा था वो कॉपर ही था, और कॉपर के साथ हम स्टोन यूज कर रहे थे। इरेस्पेक्टिव ब्रॉन्ज बनाने की नॉलेज हमारे पास में थी, और इसीलिए हम इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन को और क्या क्या बोला जाता है? फर्स्ट अर्बनाइजेशन इन इंडिया। उसी के साथ साथ इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी बोला जाता है, क्योंकि हम ब्रॉन्ज यूज कर रहे हैं। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे प्रोसीड करते हैं। वी विल स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग सो एज टू वेयर वी आर स्टैंडिंग इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ज्योग्राफिकल सेटिंग की अगर हम बात करें तो इंडस वैली वाला जो एरिया था, इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज हो गई, ये पर्टिकुलर एरिया जहां पे आपको ये डॉट्स दिख रही हैं, ये मेजर क्लस्टर है। ये जो मैप है स्टूडेंट्स, इसको मैंने उपिंदर सिंह से निकाला है। आप चाहें तो सिंपली गूगल करके और डेप्थ में थोड़ा जूम इन करके इन मैप्स को देख सकते हैं। तो जहां पे भी आपको डॉट्स 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 दिख रही हैं, उन जगहों पे सबसे ज्यादा आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट्स मिलेंगी। अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये तो हमारे इंडस प्लेन्स हो गए, ये और ये हमारे इंडस प्लेन्स हो गए, इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज हो गई, जहां पे आपको अर्लीस्ट इंडस वैली की साइट्स मिलेंगी। उसी के साथ साथ और अगर हम इंडिया की तरफ आए तो राजस्थान और गुजरात के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास में बहुत सारी साइट्स हैं विथ रिस्पेक्ट टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसी के साथ साथ आप देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एक्सटेंट है वो अफगानिस्तान तक है। अफगानिस्तान में हमारे पास बहुत ज्यादा साइट्स तो नहीं है, लेकिन हमारे पास एक तो आइसोलेटेड साइट है शोरतुगई, और उसके अलावा एक और साइट है हमारे पास मुंडीगक। तो ये दो साइट्स हैं, दो आइसोलेटेड साइट्स हैं अफगानिस्तान में। लेकिन इन दो साइट्स की प्रेजेंस की वजह से हम कहते हैं कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नॉर्थ इंडिया और वेस्ट इंडिया के अंदर हमारे पास में इंडस वैली सिविलाइजेशन का फैलाव है। इस पर्टिकुलर फैलाव को अगर आप देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ही बड़ी सिविलाइजेशन थी। ज्योग्राफिकल एरिया, अगर इसका ज्योग्राफिकल एक्सटेंट आप कंपेयर करें तो इसके साथ साथ जो कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस, यानी इसके साथ जो दूसरी सिविलाइजेशंस चल रही थी, उसमें सबसे बड़ा एक्सटेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन का था। यहाँ पे मैं आपको इसकी कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस के भी नाम बता देती हूँ। मेजरली हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ जो दूसरी सिविलाइजेशन चल रही है दैट इज मेसोपोटामिया, दैट इज मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। एरिया वाइज अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो इराक के अंदर थी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। मेसोपोटामिया के अलावा हमारे पास में इजिप्शियन सिविलाइजेशन चल रही है, और उसके अलावा हमारे पास में चाइनीज सिविलाइजेशन चल रही है। तो ब्रॉन्ज एज पीरियड में हमारे पास चार मेजर सिविलाइजेशंस हैं, इंडस वैली, मेसोपोटामिया, इजिप्शियन और चाइनीज। इनमें से मेसोपोटामिया से खास करके हमारा इंटरैक्शन था, ट्रेडिंग लिंक्स थे। लेकिन अगर ज्योग्राफिकल एक्सटेंट की आप बात करें तो सबसे बड़ा ज्योग्राफिकल एम्पायर, एक तरह से हम कह सकते हैं, नॉट इवन एम्पायर, ज्योग्राफिकल एक्सटेंट अगर हम कहें तो सबसे बड़ा इंडस वैली का ही था। इसके अलावा हमने स्क्रीन पे और क्या पॉइंट्स ले रखे हैं? ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, दिस इज समथिंग दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू। Apart from that, students, you will remember the two isolated sites that are located in Afghanistan, which is Shortugai and Mundigak. इस तरह के फैक्चुअल स्टेटमेंट सीधे सीधे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनकर आते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक बात बताई कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन बोला जाता है।
ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम मेजरली कॉपर और ब्रॉन्ज यूज कर रहे हैं डे टू डे टूल्स बनाने के लिए। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक बात हमें याद रखनी है, वो ये है कि इंडिया में सबसे पहले आती है आपकी स्टोन एज। स्टोन एज इज प्रोसीडेड बाय ब्रॉन्ज एज, और ब्रॉन्ज एज के बाद आती है आयरन एज। तो हमें पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ लाई कर रही है, ये ब्रॉन्ज एज में लाई कर रही है, और इसीलिए यहाँ पे आयरन के कोई भी टूल्स हमें देखने को नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे मेजरली जो मेटल्स यूज हो रहे हैं दैट इज कॉपर, ब्रॉन्ज, सिल्वर एंड गोल्ड, बट सिंस इट इज प्रिसीडिंग आयरन एज देयरफॉर यू विल नॉट फाइंड एनी टाइप्स ऑफ आयरन टूल्स इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। चलिए स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के साथ आगे बढ़ते हैं और इंडस वैली सिविलाइजेशन के फीचर्स को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के फीचर्स की अगर बात करी जाए तो इसमें पहली बात यह है कि हम इसको इंडिया की फर्स्ट अर्बनाइजेशन बोल रहे हैं। अर्बनाइजेशन बोलने के दो कारण होते हैं, एक तो सिटीज की इमर्जेंस और दूसरा ट्रेड। इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स हम फीचर्स की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले हम सिटीज और टाउन प्लानिंग की बात करेंगे, और सेकंड हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की ट्रेड की बात करेंगे। तो अगर मैं आपसे बोलूं डिस्कस द फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसमें सबसे ज्यादा ध्यान आपको दो चीजों पर देना है। नंबर वन, सिटीज एंड टाउन प्लानिंग, एंड नंबर टू, द ट्रेड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ पे पहले पार्ट से शुरू करते हैं, दैट इज सिटीज एंड टाउन प्लानिंग इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम सिटीज की बात करें तो अर्लीस्ट सिटीज जो एमर्ज होकर आती हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में, दीज इंक्लूड्स साइट्स सच एज हरप्पा एंड मोहनजोदारो। हरप्पा एंड मोहनजोदारो। अगर कंटेम्प्रेरी टाइम्स की बात करें स्टूडेंट्स तो पार्टीशन के बाद ये दोनों जो साइट्स हैं ये पाकिस्तान में चली गई। मेजॉरिटी ऑफ द साइट्स पंजाब के एरिया में थी, और जब पार्टीशन होता है तो इंडस वैली की बहुत सारी जो साइट्स हैं वो पाकिस्तान की तरफ जा चुकी हैं। इरिस्पेक्टिव अभी के लिए इन पर्टिकुलर साइट्स का और इन पर्टिकुलर साइट्स में टाउन प्लानिंग किस तरह की थी उसका डिस्कशन करते हैं। प्लीज एक्सक्यूज मी। ओके, now here students, the first point says that Harappan civilization was the first urban center in the region. Now this is something that we've already understood. The reason why we call it urbanization is because we see unique town planning that is a part of the Harappan culture. बाकी पार्ट पढ़ने से पहले एक पॉइंट जो आप याद रखेंगे वो ये है स्टूडेंट्स कि ये जो केयरफुल टाउन प्लानिंग थी, दिस इज समथिंग दैट इज नॉट फाउंड इन एनी अदर कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस. So town planning is something which is unique to IVC, which is unique to IVC, and it is not found in other contemporary civilizations. तो अगर मैं आपसे बोलूं कैन यू टेल मी वन फीचर विच मेक्स इट स्टैंड आउट फ्रॉम द कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस, यू विल टेल मी दैट मैम टाउन प्लानिंग इज समथिंग विच वाज नॉट फाउंड इन अदर civilizations. Also, the second unique feature is that the geographical extent of IVC was the largest in comparison to other contemporary civilizations. चलिए अब टाउन प्लानिंग की बात करते हैं। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, टाउन प्लानिंग की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पे जो आईवीसी के तहत सिटीज थी, जैसे कि हड़प्पा हो गया, मोहनजोदारो हो गया, ये सब दो पार्ट में टूटी हुई थी। दो पार्ट जो हैं उसमें हमारे पास एक अपर पार्ट है और एक लोअर पार्ट है। अपर पार्ट जो है वो रेज्ड प्लेटफॉर्म पे था और उसको सिटाडेल भी कहा जाता था, जबकि जो लोअर पार्ट था यानी कि टेरिटोरियली भी अगर हम देखें तो लोअर ग्राउंड पे प्लेन्स पे था, उसको हम कहते हैं लोअर टाउन। और ये जो लोअर टाउन है स्टूडेंट्स, दिस वाज यूज्ड फॉर रेसिडेंशियल पर्पसेस। दिस वाज यूज्ड फॉर रेसिडेंशियल पर्पसेस, यानी कि जो नॉर्मल लोग हो गए वो यहाँ पे घर बनाकर रह रहे हैं। अब हम जो स्ट्रक्चर्स हैं, हमें जो यहाँ पे घर मिलते हैं या सिटाडेल मिलता है, इन सब की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा यूनिफॉर्मिटी है, बहुत ही केयरफुली जो प्लान है उसको लेआउट किया गया है, यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। स्ट्रीट्स जो हैं वो 90 डिग्री पर हैं। उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि ब्रिक्स यूज हो रही हैं, और सिटीज के अंदर हर जगह आपको ड्रेन्स मिलेंगी, जिससे हमें पता चलता है कि भाई गंदा पानी या सीवेज का जो सिस्टम है वो भी यहाँ पर डेवलप हो रखा है। अगर हम इन सारे फीचर्स की बात करें, ये कुछ ऐसे यूनिक फीचर्स हैं जो आज तक
कोई भी सिटी बनाने में यूज किए जाते हैं। और इसी वजह से स्टूडेंट्स इंडस वैली सिविलाइजेशन एक बहुत ही चौंका देने वाली सिविलाइजेशन है एंशियंट इंडिया की। चलिए यहाँ पे एक एक करके डिस्कशन करते हैं कि भाई सिटाडेल में क्या था और लोअर टाउन के अंदर क्या था। सिटाडेल की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो सिटाडेल के अंदर बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स थे। एक तो ये एक माउंट के ऊपर यानी एक रेस्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर था, और यहाँ पे आपको लोअर टाउन के कंपैरिजन में बड़े साइज की बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगी। इन बड़े साइज की बिल्डिंग्स को देख के हिस्टोरियंस ये अंदाज लगाते हैं कि हो सकता है यहाँ पर कोई प्रीस्टली क्लास रहती हो या फिर यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव लोग रहते हों। यानी कि हो सकता है कि यहाँ पर कोई किंग रहता हो, रूलिंग डायनेस्टी रहती हो, या फिर इस पर्टिकुलर एरिया को ओलिगार्क्स जो कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस में भी इन्वॉल्व थे वो इन एरियाज के अंदर रहते हों। अल्टीमेटली हमें बिल्कुल भी श्योरिटी नहीं है कि हड़प्पन सभ्यता के तहत कोई राजा थे या फिर कोई प्रीस्टली क्लास डोमिनेट करी थी। वी आर नॉट श्योर एट ऑल। But one thing, considering the presence of citadel, we say that there may have been some people who were higher in stature in comparison to the people who were living in the lower towns. तो हम मानते हैं कि भाई पावर डिफरेंस जरूर होगा, और जो लोग ज्यादा पावरफुल थे वो अपर एरिया के अंदर यानी सिटाडेल में रह रहे थे, और जो लोग लोअर थे पावर के अंदर वो नॉर्मल रेसिडेंशियल टाउन में रह रहे थे। अपार्ट फ्रॉम दिस स्टूडेंट्स, अगर हम लोअर पार्ट की बात करें, लोअर रेसिडेंशियल बिल्डिंग की बात करें, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे घर बने हुए हैं, और ये जो घर हैं स्टूडेंट्स ये एक यूनिफॉर्म पैटर्न में बने हुए हैं। लोअर टाउन की अगर हम बात करें तो ये ग्रिड पैटर्न पे बेस्ड है। ग्रिड पैटर्न क्या होता है? इस तरह से होता है ग्रिड पैटर्न, जिसके अंदर आपकी स्ट्रेट स्ट्रीट्स जा रही हैं जो एक दूसरे से राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करती हैं। अगर हम कंटेम्प्रेरी सिटीज की भी बात करें स्टूडेंट्स, तो अगर कोई नई सिटी भी बन रही है तो उसको ग्रिड पैटर्न पे ले डाउन किया जाता है। कारण ये है कि ग्रिड पैटर्न जो है वो हमारे को कम स्पेस का बेस्ट यूटिलाइजेशन करने में हेल्प करता है। मोर ओवर, अगर स्ट्रीट्स 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वहां पे नेविगेशन बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है। तो ये दोनों ही जो फीचर्स हैं ये आज तक यूज हो रहे हैं, और इस वजह से हम कहते हैं दैट इंडस वैली वाज फार अहेड ऑफ इट्स टाइम। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, अगर हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में बर्न्ट ब्रिक्स यूज हो रही थी। अब बर्न्ट ब्रिक्स कोई नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस तो है नहीं, ब्रिक्स तो बनानी पड़ती हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्टूडेंट्स, अगेन दिस शोज द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन with respect to the Harappans, wherein not only they were using bricks, rather they were they were baking them all together and they were using burnt bricks. तो यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स, अगर हम घरों की बात करें तो ये जो घर थे लोअर टाउन के अंदर, इनके अंदर आपको वैरायटी देखने को मिलेगी। वैरायटी की अगर हम बात करें तो हमारे पास एक रूम का घर भी है, उसके अलावा हमारे पास मल्टीपल रूम्स के घर भी हैं जिनके अंदर प्राइवेट रूम्स हैं, किचन बनी हुई है, घर के अंदर ही पर्सनल वेल्स हैं यानी कि पर्सनल कुआं है, और नहाने के लिए सेपरेट स्पेस है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर मैं आपको बोलूँ कि हमारे पास अलग अलग तरह के घर हैं तो ये चीज़ हमें क्या इम्प्लाई करती है? Simply students, presence of different types of houses tells us that there were economic differences. There were economic differences between the people. नेचुरली अगर हम किसी इंसान का आज भी घर देखते हैं तो हम उसका घर देख के उनकी इकोनॉमिक पोजीशन कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि किसी का बड़ा घर है तो वो अमीर होगा, जिसका छोटा घर है वो गरीब होगा। सिमिलरली स्टूडेंट्स, हिस्टोरियंस ने यहाँ पे जो वैरायटी ऑफ हाउसेस देखे, इससे ये अंदाज लगाया कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी मे हैव बीन अ फीचर of the Indus Valley civilization, and this can be calculated due to the multiple structures or the multiple types of houses that we find as a part of Indus Valley civilization. इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर इमेज पर आप ध्यान दीजिए। ये जो इमेज है ये बेसिकली सिटी प्लान है मोहनजोदारो का। मोहनजोदारो का सिटी प्लान है ये, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सिटी है दो पार्ट में टूटी हुई है। रेस्ड प्लेटफॉर्म में हमारा सिटाडेल है, जबकि हमारा जो लोअर टाउन है इसमें रेसिडेंशियल एरिया है। आप देख सकते हैं स्ट्रीट्स जो है 90 डिग्री पर कट हो रखी हैं, और उसके अलावा जो एरिया स्पेस यूटिलाइजेशन है वो बहुत अच्छे से हो रखा है।
सिटाडेल की अगर हम बात करें स्टूडेंट, सिटाडेल के अंदर हमें बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। क्योंकि ये मोहनजोदारो का प्लान है, आप देखेंगे यहाँ पे हमें ग्रेट बाथ देखने को मिलता है। ग्रेट बाथ की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ग्रेट बाथ वाज बेसिकली अ ह्यूज स्विमिंग पूल। एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल था ये, लेकिन स्विमिंग पूल का कंस्ट्रक्शन भी अपने आप में एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट दिखाता है। यहाँ पे पानी नहीं बह के जाना चाहिए बाहर, तो ग्रेट बाथ जो है उसके अंदर इतना सारा पानी था और वो बाहर नहीं निकल रहा था। इसका मतलब ये है कि हमने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर रखी है कंस्ट्रक्शन के अंदर। अब स्विमिंग पूल में ऐसा तो है नहीं कि भाई बहुत गर्मी हो रही है तो लोग तैरने के लिए जा रहे हैं। ग्रेट बाथ की अगर हम बात करें तो इस टाइम पे ग्रेट बाथ मे हैव बीन यूज्ड फॉर रिचुअल पर्पसेस। रिचुअल पर्पसेस कैसे स्टूडेंट्स, आज के एक पर्टिकुलर फीचर से इसको कंपेयर करते हैं। क्रिश्चियनिटी की अगर हम बात करें तो क्रिश्चियनिटी के अंदर एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं बैप्टाइज करना। बैप्टाइज करने में क्या होता है कि जो नया कन्वर्ट है उसको पानी में डुबा दिया जाता है और फिर उसको बोला जाता है व्हेन यू वेक अप नाउ यू आर बॉर्न एज अ क्रिश्चियन। सो मे बी इस तरह का कोई रिचुअलिस्टिक बेदिंग इंडिया के अंदर हड़प्पन सिविलाइजेशन के तहत भी होती हो। हमारे पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है रिलीजन को लेके, लेकिन हमें मालूम है कि ग्रेट बाथ एक स्पेसिफिक जगह थी जो कि रिचुअलिस्टिक बेदिंग के लिए यूज़ की जाती होगी। ऑलराइट, इस पर्टिकुलर फीचर को हम आगे, मैंने आपके लिए एक टैबुलर डेटा रख रखा है उसमें और डेप्थ में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम टाउन प्लानिंग पे ध्यान दे रहे हैं। टाउन प्लानिंग में हमारे पास में अपर टाउन और लोअर टाउन होता है। अपर टाउन इज सिटाडेल, लोअर टाउन इज फॉर रेसिडेंशियल पर्पसेस। Here students, in some particular spaces, in some particular sites, you will also find a third part in the city which is known as the middle town. बहुत ही कम साइट्स में देखने को मिला है। स्पेसिफिकली अगर मैं आपको बताऊं तो जो ढोलावीरा है, ढोलावीरा इज द साइट इन गुजरात, इट इज अ आईबीसी साइट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो टाउन प्लानिंग है वो 3 पार्ट में टूटी हुई है, जिसमें बीच में एक मिडिल टाउन भी है। लेकिन ज़्यादातर जगहों पे हमारे को 2 ही पार्ट मिलते हैं, अपर टाउन और लोअर टाउन। चलिए इस इंफॉर्मेशन के साथ आगे बढ़ते हैं और एक और फीचर देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग का। Now, apart from carefully dividing the town into 2 parts and apart from laying down 90-degree angle streets, one important feature, students, of the Indus Valley civilization were the elaborate and well laid out drainage system. ड्रेनेज क्या होता है? ड्रेनेज माने नाली। और अगर इतनी बड़ी सिटीज बन रही हैं, घरों के अंदर बाथरूम्स हैं, किचन है, तो नेचुरली हमारे को जो वेस्ट वाटर है उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि पतली पतली नैरो ड्रेन्स जो हैं वो घरों से निकल के मेन स्ट्रीट की ड्रेन के साथ कनेक्ट हो जाती थी। और इससे हम ये मानते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो सीवेज सिस्टम था वो बहुत ही केयरफुली प्लान्ड था। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, एक और यूनिक फीचर जो ड्रेनेज सिस्टम का है वो ये है कि ये जो ड्रेन्स थी ये ओपन नहीं थी। इनफैक्ट इनको ब्रिक से या स्टोन से कवर किया जा सकता था। इनको स्टोन से कवर करके रखते थे। कवर करने का कारण क्या होता है? आज भी अगर हम देखें तो खुली नाली जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, खास करके मॉनसून सीजन में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है भाई? मॉस्किटोज। सारी बारिश का मौसम माने डेंगू मलेरिया, मॉस्किटोज। ठीक है, सो हियर स्टूडेंट्स यू विल सी दैट दीज पीपल वर वेरी वेल अवेयर ऑफ द हेल्थ हैजर्ड्स दैट कुड हैव हैपेंड ड्यू टू द वेस्ट वाटर which was in open, and as a result these people used to cover these drains. Moreover students, this also helps us in understanding that the Harappan people were very well aware of the science of sanitation, ऑफ द साइंस ऑफ सैनिटेशन। तो यहाँ पे साफ सफाई के ऊपर बड़ा ध्यान दिया जाता था। ये दोनों ही पॉइंट स्टूडेंट्स हमें बताते हैं कि ये जो प्लानिंग हो रही है सिटीज़ की हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंडर, ये आज तक यूज़ करी जा रही है। और इसीलिए टाउन प्लानिंग एज अ फीचर इज समथिंग दैट कैन इवन बी विटनेस्ड इन द कंटेम्प्रेरी पीरियड्स ऑफ इंडिया, एंड दैट इज़ वाई दिस मेक्स इट एक्सट्रीमली यूनिक. Proceeding further students, apart from town planning, what I have done is I have made a list of the major sites of Indus Valley civilization. यहाँ पे हमने tabular data के अंदर क्या कर रखा है? मेजर साइट का नाम, कौन सी कंट्री या कौन सी स्टेट के अंदर हमें वो मिलती है और कौन सी नदी के तट पे मिलती है, ये आइडेंटिफाई कर रखा है। और उसी के साथ साथ इन पर्टिकुलर सिटीज के अंदर हमारे को क्या मेजर एक्सकवेशंस मिले, ये आइडेंटिफाई कर रखा है। तो वन बाय वन मेजर साइट्स का एक्सप्लोरेशन करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास में है हड़प्पा।
हड़प्पा की बात करें तो पंजाब के एरिया में थी, अब पाकिस्तान में जा चुकी है, और रावी नदी के तट पर सिचुएटेड थी हड़प्पन साइट। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, अगर हम एक्सकवेशंस की बात करें तो हड़प्पा में हमारे को एक तो ग्रैनरी मिलती है। ग्रैनरी की बात करें तो एक ग्रेट ग्रैनरी हमारे को मोहनजोदारो में भी मिलती है। यहाँ पे पॉइंट बनता है कि ग्रैनरी होती क्या है। स्टूडेंट्स, ग्रैनरी इज अ ह्यूज रूम, इट इज अ ह्यूज स्पेस दैट इज यूज्ड फॉर स्टोरेज of grains. Now this is something that is used for storage of grains. अगर किसी जगह पर ग्रेनरी का प्रेजेंस है जहां पे ग्रेन स्टोर किए जाते हैं तो ये दो बातें इंप्लाई कर सकता है। नंबर वन, एक तो ये है कि हमारे पास में एग्रीकल्चरल सरप्लस है। नेचुरली इतने बड़े बड़े कमरे हम बनाएंगे क्यों अगर हमारे पास में लिटरली जीने के हिसाब से ग्रेन्स हैं। यानी कि हम मान सकते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर ज़्यादा उपज हो रही थी, एग्रीकल्चरल सरप्लस था, और इसकी वजह से उसको हम एक पर्टिकुलर एरिया में स्टोर करके रखते थे, जो कि अगर मान लीजिए कोई आपातकालीन स्थिति आती है, मान लीजिए किसी तरह का फेमिन आता है, उस टाइम पे यूज करी जा सकती है। सो एग्रीकल्चरल सरप्लस may be used during emergency times। एक तो इम्प्लीकेशन ये हो गई। दूसरी बात ये है कि ग्रैनरी की प्रेजेंस हमें ये बताती है कि हो सकता है अगर हमारे पास इतना सारा एक्स्ट्रा सरप्लस पड़ा है, सो दिस मे हैव बीन कलेक्टेड एज अ पार्ट ऑफ अ टैक्सेशन सिस्टम। भाई अर्लियर सिविलाइजेशंस की अगर हम बात करें तो वहाँ पैसा, मेटालिक मनी तो चल नहीं रहा है, तो टैक्स जो होता था वो कैसे पे किया जाता था, काइंड में। यानी कि अगर मान लो मैं 10 किलो वीट उगा रही हूँ तो उसमें से मैंने 2 किलो वीट जो है वो वहां पे जो भी रूलिंग डायनेस्टी है, जिस भी तरह का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, वहां पे रहने के लिए मैंने 2 किलो वीट जो है उनको एज अ टैक्स पे कर दिया। तो हो सकता है कि जो इतना सारा ग्रेन स्टोर्ड था, दैट मे हैव बीन इंडिकेटिंग अ प्रेजेंस ऑफ अ टैक्सेशन सिस्टम। So these are two implications of the granaries, and this again tells us that there was an urban character to the Indus Valley civilization wherein there is agricultural surplus, and due to this agricultural surplus many people were free altogether, and if people are free तो वो घर पे खाली तो बैठेंगे नहीं, कुछ और करेंगे, and as a result we see that there is trade which is flourishing। हड़प्पा में और बात करी जाए स्टूडेंट्स तो हमारे को रिलीजन के पर्सपेक्टिव से एक पर्टिकुलर स्कल्पचर मिलता है जिसे हम मदर गॉडेस बोलते हैं। यहाँ पे मदर गॉडेस की अगर हम बात करें तो स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स जब हम स्कल्पचर का टॉपिक पढ़ रहे होंगे तो उसको आर्ट एंड कल्चर में और ज़्यादा इलेबोरेट करके पढ़ेंगे। अभी के लिए आप बस ये लिस्ट याद रख लीजिएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे को और चीज़ें मिलती हैं और डे टू डे के ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि कॉपर के बुलक कार्ट्स देखने को मिलते हैं, वर्कमैन क्वार्टर मिलता है। वर्कमैन क्वार्टर का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री सेटअप है तो उसके पास में जो लोग वहाँ मजदूरी कर रहे हैं उनके क्वार्टर्स हमें मिल गए। इसी के साथ साथ दूसरी मेजर साइट पे आते हैं विच इज़ मोहनजोदारो। मोहनजोदारो की बात करें तो प्रेजेंट डे सिंध पाकिस्तान में इंडस नदी के तट पर थी। अब यहाँ पे ग्रैनरी की बात तो हम कर चुके हैं। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स आप देखेंगे मोहनजोदारो में जो हमें पॉटरी मिली है एक्सकवेशन से, जो हमें पॉट्स मिले हैं, उसमें से एक पॉट के अंदर हमें एक छोटा सा कपड़ा मिलता है, और ये जो कपड़ा है स्टूडेंट्स ये कॉटन का था, और इससे हमें ये पता चलता है कि मोहनजोदारो में कॉटन की प्रोडक्शन हो रही थी, मेकिंग अस द अर्लीस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू प्रोड्यूस कॉटन। For that matter, students, even in the contemporary times, one of the major export item are cotton textiles. India is known for its cotton textiles. अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि हमारे को यहाँ पे ग्रेट बाथ मिलता है। ग्रेट बाथ मैंने आपको बता दिया, बड़ा सारा स्विमिंग पूल है जो कि रिचुअल बेदिंग के लिए यूज होता होगा, और इससे हमें हड़प्पन सभ्यता के रिलीजन के बारे में पता चलता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स मोहनजोदारो से हमें 3 स्कल्पचर्स मिलते हैं। एक आपका ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल हो गया, एक हमें सील मिलती है पशुपति सील, और उसके अलावा हमें मिलता है एक स्कल्पचर ऑफ बियर्डेड प्रीस्ट। सील क्या होता है स्टूडेंट, सील छोटे छोटे से टैबलेट्स होते हैं। अगर आप फोटो देखेंगे तो आपको लगेगा बड़े बड़े साइज के हैं, बट एक्चुअली इतने इतने से साइज के होते हैं सील्स, और इन सील्स के ऊपर हमारे को ड्राइंग या डिपिक्शंस देखने को मिलते हैं, जिससे कि हम हड़प्पन लोगों की डे टू डे लाइफ के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ये जो 3 पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं इनको अभी आप इंफॉर्मेशन के तहत लिख लेंगे, बट इनका एक्चुअल डिस्कशन हम कब करेंगे, आर्ट एंड कल्चर में करेंगे, जब हम स्कल्पचर्स के बारे में पढ़ रहे होंगे।
प्रोसीडिंग फर्दर स्टूडेंट्स, वी हैव टू मोर साइट्स, दैट इज कालीबंगन एंड लोथल। इन दोनों की बात करें तो ये अभी भी इंडिया में है। कालीबंगन जो है ये राजस्थान में था, घग्गर नदी के तट पे। ये जो हाकरा घग्गर नदी है स्टूडेंट्स, इसको इसके ओरिजिन्स डिबेटेड हैं। घग्गर नदी को बहुत लोग सरस्वती नदी से भी इक्वेट करते हैं, जो अब ड्राई अप हो चुकी है। अब वेदर इट वॉज प्रेजेंट, वेदर इट वॉज नॉट प्रेजेंट, वी आर नॉट श्योर। ओके, apart from that students, the second site is Lothal, and Lothal students is located in Gujarat on the banks of the Bhogava river. कालीबंगन की अगर हम बात करें तो कालीबंगन का जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सकवेशन है दैट इज ऑफ अ प्लाउड फील्ड। तो हमारे को एक प्लाउड फील्ड एक्सकवेशंस के थ्रू मिलता है, और यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें ये पता चलता है कि मे बी इन एग्रीकल्चर प्लाउज वर यूज। लेकिन मैंने आपको बताया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है, यानी कि आयरन एज जो है वो अभी तक इंडिया में आई नहीं है। तो प्लाव यानी कि आयरन प्लाव जो है वो नहीं यूज होता था। इंस्टेड हिस्टोरियंस ये अंदाज लगाते हैं कि वुड का प्लाव यूज होता होगा किसी भी एरिया की लैंड को टिल करने के लिए। प्लाउइंग क्या होता है स्टूडेंट्स, कोई भी जो हमारे पास में लैंड है, उपजाऊ लैंड है, उसमें हम पहले सीड्स डालने से पहले उस एरिया को खोदते हैं, राइट, उसको बोलते हैं प्लाउइंग। और यहाँ पे क्योंकि हमारे पास आयरन की अभी तक डिस्कवरी नहीं हुई है, सो मे बी वी वर यूजिंग अ वुडन प्लाउ। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, फ्रॉम कालीबंगन वी फाइंड अ फायर ऑल्टर। फायर ऑल्टर का मतलब होता है हिंदी में बोले तो अग्निकुंड। अग्निकुंड की प्रेजेंस क्या बताती है, किसी ना किसी तरह के रिचुअल्स होते होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास रिलीजन की नहीं है, और इसीलिए हम हड़प्पन सिविलाइजेशन को प्राइमरीली एक रिलीजियस सिविलाइजेशन नहीं बोलते हैं। लेकिन फायर ऑल्टर की प्रेजेंस हमें ये बताती है कि किसी ना किसी तरह के रिचुअल्स होते होंगे। Apart from that students, the earliest evidence of an earthquake is something that was found from Kalibangan. लोथल की तरफ आते हैं। लोथल का जो सबसे मेजर डिस्कवरी था दैट वाज द प्रेजेंस ऑफ अ ब्रिक डॉकयार्ड। डॉकयार्ड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, डॉकयार्ड वो जगह होती है जहाँ पे शिप्स को बर्थ किया जाता है, शिप्स की पार्किंग को मानते हैं हम डॉकयार्ड, ठीक है। अब यहाँ पे डॉकयार्ड की प्रेजेंस क्या बताती है कि भाई हमारे पास शिप्स थे। अब शिप में ऐसा तो है नहीं कि भाई मेरे को सी घूम के आनी है। शिप का मतलब ये हो गया कि हम लोग किसी ना किसी तरह की पानी के थ्रू ट्रेडिंग कर रहे थे, और इसीलिए लोथल का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर बनता है ये ब्रिक डॉकयार्ड। कालीबंगन की तरह यहाँ भी एक फायर ऑल्टर मिला है, जिससे हमें पता चलता है कि किसी ना किसी तरह के रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते होंगे। उसी के साथ साथ स्टूडेंट्स हमें राइस का एविडेंस मिलता है लोथल से, यानी कि चावल की खेती हो रही थी लोथल में। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स वी हैव अ बीड फैक्ट्री। बीड क्या होते हैं, छोटे छोटे से स्टोन्स में या अलग तरह के प्रेशियस सेमी प्रेशियस स्टोन्स में हम छोटे छोटे से गोले टाइप के बनाते हैं, ये बीड्स होते हैं। और ये जो बीड्स हैं ये एक तरह से ज्वेलरी की तरह यूज होता है। तो यहाँ पर लोथल में हम देख सकते हैं एक इंडस्ट्रियल साइट भी थी ये, जहाँ पर बीड्स बनाने की फैक्ट्री हमें मिलती है। लोथल के अलावा स्टूडेंट्स एक और जगह इंडस्ट्रियल साइट है हमारे पास में, जिसको बोलते हैं चानूदारो। चानूदारो जो है ये भी एक इंडस्ट्रियल साइट है जहां पे हमें बीड मेकिंग फैक्ट्री मिलती है। लेट्स प्रोसीड फर्दर टुवर्ड्स द लास्ट इंपॉर्टेंट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन विच इज धोलावीरा। धोलावीरा की बात करें स्टूडेंट्स तो धोलावीरा एक एरिड एरिया के अंदर थी गुजरात में। गुजरात आज भी एक एरिड एरिया है। एरिड एरिया का मतलब क्या होता है, जहां पे बारिश कम होती है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे बारिश कम होती थी लेकिन एग्रीकल्चर तो करना है, और इसके कारण आप देखेंगे पानी बचाने के जो सबसे यूनिक सिस्टम्स हैं वो हमें धोलावीरा से देखने को मिलते हैं। In that context, students, you will see that there is a very unique water management system that can be found in Dholavira, wherein we have these water saving areas जिनको हम बोलते थे गबरबंद। जिनको हम बोलते थे गबरबंद। गबरबंद क्या होते हैं, एक तरह से एक एरिया हो गया जिसके अंदर हम रेन वाटर को हार्वेस्ट करके रख रहे हैं, फिर उसमें से हम पतली पतली ड्रेन्स निकाल देते हैं जो कि फील्ड्स तक जाती है, और इसके थ्रू हम इरिगेशन करते हैं। ये यूनिक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम ही एक कारण रहा स्टूडेंट्स, जिसकी वजह से 2020 में धोलावीरा को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का खिताब मिल गया। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का खिताब मिला इसको। कारण क्या है, हम देख रहे हैं बहुत ही यूनिक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है यहाँ पे, क्योंकि बारिश कम होती है और इसलिए उस पानी को सेव करना बहुत ज़रूरी है।
उसी के साथ साथ स्टूडेंट्स हड़प्पा के अंदर हमारे को कुछ इंस्क्रिप्शंस मिलती है। इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? स्टोन के ऊपर कुछ इंस्क्राइब करके लिखा हुआ होना। तो लार्जेस्ट हड़प्पन इंस्क्रिप्शन जो है वो हमें धोलावीरा से मिलती है। कालीबंगन और लोथल की तरह धोलावीरा में भी हमें फायर ऑल्टर्स मिलते हैं जो हमें कोई रिचुअल्स के बारे में बताते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि धोलावीरा बाकी सिटीज के कंपैरिजन में यूनिक है, क्योंकि ये जो साइट है दिस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, अपर टाउन, मिडिल टाउन एंड लोअर टाउन। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि क्योंकि 2020 के अंदर धोलावीरा को इसके यूनिक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम की वजह से वर्ल्ड हेरिटेज साइट का खिताब मिला था, इसी वजह से 2020 में हम देखते हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स में इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ गया। सीधा सीधा सा पूछा गया था कि इन साइट्स के अंदर से कौन सी ऐसी साइट है जहां पे बहुत ही यूनिक और इलेबोरेट वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। सिंपली इसका आंसर था धोलावीरा, और ये ऑलरेडी बहुत न्यूज में था क्योंकि इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने टाउन प्लानिंग और मेजर साइट्स का डिस्कशन कर लिया है, और अब इसके साथ हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के सेकेंड एस्पेक्ट पर आते हैं, एंड दैट इज ट्रेड। ट्रेड की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो ट्रेड के अंदर हमें कैसी कैसी चीजें देखनी होती हैं। ट्रेड के अंदर हमें ये देखना होता है कि भाई किन चीजों की ट्रेडिंग हो रही है। ट्रेडिंग में आपका इंपोर्ट भी आ जाएगा और उसके अलावा आपके एक्सपोर्ट के आइटम्स भी आ जाएंगे। उसी के साथ साथ ट्रेड के अंदर हम ये देखते हैं विच वर द इंपॉर्टेंट साइट्स जहां से ट्रेडिंग हो रही है। इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स हम पहले तो देखते हैं कि भाई किस तरह के टूल्स और क्राफ्ट्स बनते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, और उसके बाद हम देखेंगे कौन सी मेजर साइट्स थी जहां से सबसे ज्यादा एक्सटेंसिव ट्रेडिंग होती थी। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ग्रैनरी की प्रेजेंस हमें ये बताती है कि एग्रीकल्चरल सरप्लस था। अब एक घर में 4 आदमी बैठे हैं, वो जो 4 आदमी बैठे हैं उनके पास ऑलरेडी 1 साल के लिए इनफ एग्रीकल्चरल सरप्लस है। तो 2 आदमी क्या करेंगे? वो बोलेंगे यार हम बोर हो रहे हैं, हम कोई और काम करते हैं। उस कोई और काम के तहत मे बी वो कोई नए क्राफ्ट डेवलप करना शुरू करेंगे, या फिर जो नए क्राफ्ट्स बन रहे हैं उनको दूसरे एरियाज में ले जाके बेचना शुरू करेंगे। और ये अर्बनाइजेशन का एक ट्रेट होता है जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिलता है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में आप एक्सटेंसिव ट्रेड देखेंगे, इंटरनल भी यानी विद इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, एंड इवन एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड की बात करें तो हम सबसे ज्यादा ट्रेड किन के साथ कर रहे थे? मेसोपोटेमियन सिविलाइजेशन के साथ कर रहे थे। तो हम फॉरेन ट्रेडिंग भी कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे क्राफ्ट्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स। क्राफ्ट्स में आप देखेंगे कि डे टू डे जो हमारे टूल्स बन रहे थे उसमें ज्यादा हमें कॉपर के टूल्स और वेपन्स देखने को मिलते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर जो देखने की बात है वो ये है, वेपन्स का नाम जब मैं ले रही हूं, दीज इंक्लूड एक्स, सॉ, चिजल्स, नाइफ, स्पीयर्स एंड एरोहेड। यहाँ पे मैं आपको स्पेसिफिकली बता दूं, हमें किसी भी तरह की स्वॉर्ड्स या फिर शील्ड देखने को नहीं मिले हैं। स्वॉर्ड और शील्ड जो है वो हम जानवरों को मारने के लिए तो यूज करेंगे नहीं। स्वॉर्ड और शील्ड का मतलब ये होता है दीज आर वेपन्स ऑफ वॉरफेयर। Now, this is something that was absent from the Indus Valley civilization altogether, and the tools and weapons that we find are majorly confined towards hunting. जानवरों को मारने के लिए जो टूल्स चाहिए वो हम ज्यादा यूज कर रहे थे। कीपिंग दिस इन माइंड स्टूडेंट्स, अगर कहीं पे स्वॉर्ड और शील्ड की प्रेजेंस नहीं है, इससे हमें ये पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन ने किसी भी तरह से ना तो आपस में या फिर कोई इन्वेडिंग ट्राइब से वॉर किया था। इस पर्टिकुलर पॉइंट को मैं आगे यूज करने वाली हूं, इसलिए आप याद रखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से कोई भी वेपन्स ऑफ वॉरफेयर नहीं मिले हैं। कॉपर टूल्स के अलावा अपने पास स्टोन टूल्स हैं। स्टोन टूल्स में वही हमारे पास पत्थर हो गए, एक्स हो गया, पत्थर के मतलब काटने के जो फ्लिंट स्टोन्स हो गए वो सब मिल गए, एक्स मिल गई, एटसेट्रा। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया बीड मेकिंग बड़ी पॉपुलर थी, ज्वेलरी पहनने का बड़ा शौक था हड़प्पन सभ्यता के लोगों को। तो यहाँ पर बीड मेकिंग बहुत पॉपुलर थी, और ये जो बीड्स थे स्टूडेंट्स, दीज वर मेड आउट ऑफ प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस स्टोन्स। सेमी प्रेशियस की खास करके बात करें तो कुछ मेजर स्टोन्स जिनका सबसे ज्यादा यूज होता था, दीज इंक्लूड अगाते, कार्नीलियन एंड स्टेटाइट। Apart from that, students, one major craft that can be found as a part of Harappan civilization was pottery. पॉटरी की अगर हम बात करें, एक तो व्हील मेड पॉटरी यूज होने लगी थी, पॉटर्स व्हील यूज होने लग गया था।
आज भी हम जानते हैं कि अगर आप किसी पॉटरी क्लास में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे एक व्हील होता है जो कंसिस्टेंटली घूमता रहता है, उसके ऊपर हम क्ले रखते हैं और धीरे धीरे उसको शेप करना शुरू करते हैं। तो ये जो व्हील मेड पॉटरी है, पॉटर्स व्हील है, ये भी अपने आप में एक टेक्नोलॉजी है जो कि ऑलरेडी इंडस वैली सिविलाइजेशन में यूज हो रही थी। इसी के साथ साथ अगर हम पॉटरी की बात करें तो जो क्लासिक पॉटरी इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिलती है उसे हम बोलते हैं BRW। BRW की फुल फॉर्म है स्टूडेंट्स ब्लैक ऑन रेड वेयर। ब्लैक ऑन रेड वेयर यानी कि लाल कलर का पॉट होता था और उस पर ब्लैक कलर की डिजाइन्स बनती थी। ये जो डिजाइन्स थी इसके अंदर आपको एनिमल्स देखने को मिल जाएंगे अलग अलग तरह के, और ज्योमेट्रिक सिंबल्स देखने को मिल जाएंगे। ये सब क्या है? दीज आर द ड्रॉइंग्स दैट वी फाइंड ऑन द पॉट्स। एनिमल्स के अलावा आपको ट्रीज भी देखने को मिल जाएंगे। इन दोनों सिंबल्स से हमें हड़प्पन सभ्यता की फ्लोरा और फौना के बारे में भी पता चलता है। तो व्हील मेड पॉटरी है और BRW है यानी कि ब्लैक ऑन रेड वेयर। So these were the major craft students that were developed during the Indus Valley civilization. Now let us understand कि ये जो metals हम use कर रहे हैं इनको हम कहाँ से लेकर आते थे। सबसे पहले कॉपर की बात करते हैं। कॉपर का जो मेजर सोर्स था स्टूडेंट्स वो राजस्थान था। राजस्थान में आज भी अगर आप अवेयर हैं तो एक माइंस हैं जिन्हें बोला जाता है खेतड़ी कॉपर माइंस। इन खेतड़ी कॉपर माइंस से इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग हैं वो कॉपर लेकर आते थे। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम गोल्ड की बात करें, मैंने आपको बता दिया गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी यूज होती थी। अगर हम स्पेसिफिकली गोल्ड की बात करें तो गोल्ड जो है वो कोलार फील्ड से लाया जाता था जो कि कर्नाटका में लोकेटेड है। इसके अलावा अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर का जो मेन सोर्स था वो भी राजस्थान था और राजस्थान के अंदर ज्वार माइंस थी जहां से हम सिल्वर लेकर आते थे। इसके अलावा स्टूडेंट्स इंडस वैली सिविलाइजेशन में सिल्वर का इन्फ्लक्स होता था ड्यू टू एक्सपोर्ट। जो सामान हम एक्सपोर्ट करते थे उसके रिटर्न में स्पेसिफिकली मेसोपोटेमिया के जो लोग थे उनसे हम सिल्वर लिया करते थे। तो सिल्वर के दो सोर्स हैं, एक तो ज्वार माइंस और उसके अलावा मेसोपोटेमिया के लोगों से हम सिल्वर एक्सचेंज में लिया करते थे। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास एक सेमी प्रेशियस स्टोन है जो कि बीड मेकिंग में यूज होता था और इसका नाम था लैपिस लजूली। लैपिस लजूली की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो इसको हम एज फार एज अफगानिस्तान से लेकर आते थे फ्रॉम दी बादख्शान माइंस। और इससे हमें पता चलता है कि हम कितने दूर दराज के एरिया से दूर दराज के एरिया से सामान लेकर आते थे फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स हमारे पास दो और सेमी प्रेशियस स्टोन्स हैं, दैट इज टर्कोइज एंड जेड, जिनको सेंट्रल एशिया से लाया जाता था। उसके अलावा हमारे पास अगाते, चैल्केडोनी और कार्नेलियन है। ये सब बीड मेकिंग में, ज्वेलरी मेकिंग में यूज होते हैं जो कि वेस्टर्न इंडिया से लाए जाते थे। इसके अलावा हमारे पास सी शेल्स हैं। सी शेल्स माने स्टूडेंट्स जो कि हमारे को समुद्र के तट पर मिलते हैं, ठीक है। इनको काउरी शेल्स भी बोला जाता है। We also call them cowrie shells. Now these were something that were procured from Gujarat, and here students I'll give you a very unique fact. Cowrie shells जो हैं वो medium of exchange भी थे, यानी कि जैसे आज हम सिक्के या नोट यूज कर रहे हैं उसी तरह से काउरी शेल्स यूज किए जाते थे एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये चीज जो है इसको आप एक कंटेम्पररी टाइम्स के वर्ड से यूज कर सकते हैं कि भाई ये चीज तो कौड़ियों के दाम भी नहीं बिकेगी। कौड़ियों का मतलब क्या होता है? कौड़ी इज योर काउरी शेल्स दैट वर यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज सिंस द इंडस वैली सिविलाइजेशन। और आज तक हम ये शब्द यूज करते हैं कि ये तो कौड़ियों के भाव भी नहीं बिकेगी। So the idea of this medium of exchange is something that begins during the Indus Valley civilization. So these are some of the major raw material students that we were using and we have understood where we are getting them from. इसको प्रीलिम्स में कैसे यूज किया जाता है? बेसिकली यूपीएससी का एक फेवरेट क्वेश्चन होता है जिसे हम कहते हैं मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग के अंदर आपको दे दिया जाएगा कॉपर, ठीक है, और कॉपर के आगे लेट्स से इन्होंने लिख दिया ज्वार माइंस। तो ये पर्टिकुलर मैचिंग गलत हो गई क्योंकि कॉपर जो है खेतड़ी माइंस से लेकर आई जाती थी। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि कौन से पर्टिकुलर रॉ मटेरियल्स कौन से एरिया से प्रोक्योर किए जाते हैं। Let's proceed further students and understand about the major sites and major trade routes of Indus Valley civilization.
अब भाई इतने सारे क्राफ्ट्स बन रहे हैं, इतना सारा रॉ मटेरियल लाया ले जाया जा रहा है, तो ये कहाँ से ले जा रहे हैं, इसका डिस्कशन भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स, अगर हम इंडस वैली की ट्रेड की बात करें, तो हमारे पास में मेसोपोटेमियन इंस्क्रिप्शंस हैं जो कि हमें हेल्प करती हैं समझने में कि इंडस वैली के अंदर कौन से एरियाज मेजरली ट्रेड रूट्स थे। अब यहाँ पे आपके माइंड में सवाल आएगा कि भाई मेसोपोटेमियन इंस्क्रिप्शंस क्यों बता रही है, व्हाट अबाउट हड़प्पन इंस्क्रिप्शंस। बेसिकली स्टूडेंट्स, हड़प्पन इंस्क्रिप्शंस जो है उसका बड़ा ही खास फीचर है, और वो ये है कि हम आज तक हड़प्पन इंस्क्रिप्शंस के ऊपर जो स्क्रिप्ट लिखी हुई है उसको डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। आगे की स्लाइड्स में मैं आपको हड़प्पन स्क्रिप्ट के बारे में और अच्छे से बताऊंगी, लेकिन यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट को समझने के लिए आप बस इतना ध्यान में रखेंगे कि हड़प्पन स्क्रिप्ट इंस्क्रिप्शंस और हड़प्पन स्क्रिप्ट जो है वो आज तक डिसाइफर नहीं हुई है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, क्योंकि हम उनको डिसाइफर नहीं कर पा रहे, सो वी टेक हेल्प ऑफ द मेसोपोटेमियन इंस्क्रिप्शंस। Now these Mesopotamian inscriptions refer to trading with three major areas, and these include Dilmun, Magan and Meluha. मेलुहा की अगर हम बात करें तो मेलुहा इज द टर्म दैट इज यूज्ड फॉर द हड़प्पन रीजन। स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो मेलुहा ट्रांसफॉर्म्स टू द एरिया ऑफ इंडस। तो यहाँ पे हड़प्पन जो रीजन है उसको मेलुहा से आइडेंटिफाई किया जाता था। ये हमारे लिए एक मेजर ट्रेडिंग एरिया है जो कि मेसोपोटेमिया से ट्रेड कर रहा था। उसी के साथ साथ दो नाम हमारे पास और हैं, एक है डिलमुन और दूसरा है मगन। डिलमुन की बात करें स्टूडेंट्स, देन इट इज आइडेंटिफाइड विद प्रेजेंट डे बहरेन, वेर एज वेन वी टॉक अबाउट मगन इट इज आइडेंटिफाइड विद प्रेजेंट डे मकरन कोस्ट। तो ये हमारे पास दो इंटरमीडियरी स्टेशंस हैं बिटवीन मेसोपोटेमिया एंड द इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या है वो दोनों, डिलमुन और मगन। इन दोनों के नाम और प्रेजेंट डे ये कौन से एरिया से आइडेंटिफाई होते हैं, इसको एकदम रट के रख लेंगे, स्टार स्टार बना लेंगे, यहाँ पे ये क्लासिक प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है। इसी के साथ साथ आइटम्स ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करते हैं। मेजरली हमने देख लिया कि इंटरनल ट्रेड को अगर साइड में रखते हैं तो हड़प्पन सिविलाइजेशन सबसे ज्यादा किससे ट्रेड कर रही है, मेसोपोटेमिया के साथ ट्रेड कर रही है। तो यहाँ पे मेसोपोटेमिया क्या इंपोर्ट करता था, कॉपर इंपोर्ट करता था, कार्नीलियन, आइवरी, शेल्स, पर्ल्स एंड एबनी फ्रॉम मेलुहा। मेलुहा इज आइडेंटिफाइड विद द इंडस रीजन, स्पेसिफिकली द हड़प्पन रीजन। उसके साथ साथ अगर कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो हम इनसे रिटर्न में क्या लेकर आते थे, रिटर्न में हम इनसे कपड़े, वूल, परफ्यूम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ लेदर प्रोडक्ट्स एंड सिल्वर, ये सामान था जो हम मेसोपोटेमिया से रिटर्न में लेकर आते थे। अब यहाँ पे आपके माइंड में सवाल आएगा कि भाई क्या इस तरह के सारे पॉइंट्स हमें याद में रखने हैं। स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे सिविलाइजेशंस होती है, सिंस इट इज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, तो यहाँ पे आइटम्स ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो हैं इनको ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यूपीएससी क्या करती है, बोल देगी आपको कंसिडर द फॉलोइंग लिस्ट, और उस लिस्ट में आपको रैंडम 2-3 ट्रेडिंग आइटम्स के नाम दे देगी और आपसे पूछ लेगी इनमें से कौन से आइटम्स हैं जो कि मेलुहा मेसोपोटेमिया को एक्सपोर्ट करता था। तो हाँ, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिस्ट को बहुत छोटा कर रखा है, तो एटलीस्ट इतने आइटम्स के नाम हमें पता होने चाहिए। Let's proceed further, students, towards understanding about the agricultural practices of the Indus Valley civilization. दो मेजर फीचर्स हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि भाई टाउन प्लानिंग कैसी थी, और उसके अलावा ट्रेडिंग जो थी उसके अंदर क्या ट्रेड किया जाता था और कौन से एरिया से ट्रेड किया जाता था। इसके अलावा जो तीसरा मेजर एक तरह से हम कह सकते हैं नींव है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो उसका एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर की बात हमने ऑलरेडी कर ली है कि भाई ये फ्लरिश कर रहा है। फ्लरिश करने का कारण क्या है, द प्रेजेंस ऑफ ग्रैनरीज इन हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में प्लाउइंग एज अ प्रोसेस इज समथिंग दैट वाज ऑलरेडी हैपनिंग। वाई डू वी से दैट स्टूडेंट्स, वी ऑलरेडी नो अबाउट इट, क्योंकि हमने देखा है कि कालीबंगन से हमें एविडेंस मिलता है ऑफ अ प्लाउड फील्ड। वी फाइंड एविडेंस ऑफ अ प्लाउड फील्ड फ्रॉम कालीबंगन। हाउएवर स्टूडेंट्स, एक पॉइंट जो आप याद रखेंगे वो ये है कि ये जो प्लाउ यूज हो रहा है, दिस मे हैव बीन मेड आउट ऑफ वुड or it may have been made out of terracotta, because at this point of time we do not have iron. Okay,
अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, हमारे को एक टेराकोटा प्लाव का छोटा सा फिगरीन बनावली से भी मिलता है, और इससे हम ये अंदाज लगा सकते हैं कि प्लाउइंग एज अ मेथड इन एग्रीकल्चर वॉज यूज्ड ड्यूरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो एक तो ये बात हो गई कि भाई जो जमीन है उसको जोता कैसे जाता था। दूसरी बात ये होती है कि भाई यहाँ पे पानी कैसे लेकर आ रहे हैं। पानी की अगर हम बात करें, भाई जो नदियों के तट पे हैं, जो मेजर नदियों के तट पे हैं, वहां पे तो बहुत आसान है पानी को लेकर आना फील्ड तक और इरिगेशन करना। लेकिन जो हमारे एरिड सेमी एरिड एरियाज हो गए, लाइक राजस्थान की जो साइट्स हो गए और गुजरात की जो साइट्स हो गई, वहां पे इरिगेशन जो है उसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता था। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि हम क्या करते हैं, कुओं से या फिर हमारे पास में जो वाटर हार्वेस्टिंग टैंक्स हैं जिनको हम बोल रहे हैं गबरबंस, इनसे हम क्या करते थे, छोटी छोटी ड्रेन्स निकालते थे जिनको हम डाइवर्ट करते थे टुवर्ड्स द फील्ड, और इसके थ्रू हम इरिगेशन करते थे। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ढोलावीरा, और ढोलावीरा को इसी कारण से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला था। अपार्ट फ्रॉम द स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर में जो एक बात आपको याद रखनी है वो ये है कि हमारे को मोहनजोदारो से कॉटन के कपड़े का ट्रेस मिलता है, और इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है दैट वी वर द अर्लीस्ट पीपल टू प्रोड्यूस कॉटन इन द वर्ल्ड, एंड दिस इज द रीजन why the Greeks used to call the land of India as Sindon, from where they used to take up cotton textiles. Even today, when we talk about India, one of the major textiles in India are the cotton textiles. Apart from this students, अगर हम crops की बात करें, अगर हम major crops की बात करें, तो we were producing wheat, ragi, barley, peas, mustard, sesame एंड ऑल्सो राइस, क्योंकि राइस की हमने बात करी थी, राइस हमें कहाँ से मिलता है, लोथल से मिलता है। तो यहाँ पे ये कुछ मेजर क्रॉप्स है जिनका प्रोडक्शन हो रहा था। तो एग्रीकल्चर में आपको क्या बातें याद रखनी है, एक तो प्लाव कहाँ से मिला है, प्लाव का एविडेंस कहाँ से मिला है, उसके अलावा इरिगेशन में गबरबंद क्या होते हैं और इरिगेशन किस तरह से करी जाती थी। तीसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है वो कॉटन का रखना है। कॉटन मिली कहाँ से, हमें मोहनजोदारो से मिली है, और उसके अलावा वी वर द अर्लीस्ट टू प्रोड्यूस कॉटन इन द वर्ल्ड। ठीक है भाई, एग्रीकल्चर का डिस्कशन हो गया। लेट्स प्रोसीड फर्दर एंड टॉक अबाउट वन ऑफ द मोस्ट enigmatic idea of the Indus Valley civilization, and that is the Harappan script. It is still an enigma. Why? Because it is not yet deciphered. हरप्पन स्क्रिप्ट की बात करें स्टूडेंट्स, तो कुछ जैसे आपकी स्क्रीन के सामने ये फोटो है, कुछ ऐसी दिखती थी। अब इसमें अल्फाबेट तो है नहीं, अल्फाबेट नहीं है, रादर यहाँ पर आप देखेंगे पिक्चर्स बनी हुई हैं। अगर आपने बड़ी फेमस मूवी थी द मम्मी वो देखी होगी, तो वहां पर उनकी जो स्क्रिप्ट थी दैट वाज आल्सो नॉट अल्फाबेटिकल, रादर इट वाज पिक्टोग्राफिक। उसमें एक स्पेसिफिक सीन है जहां पर हम देखते हैं एक आदमी है, वो अपनी सिस्टर से पूछ रहा है कि ये उड़ता हुआ जो पक्षी है इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर हम हरप्पन सिविलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर भी जो स्क्रिप्ट है इसमें कोई अल्फाबेट्स नहीं है, ये एक पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है और इसको डिसाइफर करना बहुत ही मुश्किल है। हर साल 2 साल में कोई ना कोई लोग होते हैं जो क्लेम करते हैं कि भाई हमने डिसाइफर कर ली, लेकिन अभी तक कोई भी यूनानिमस डिसीजन नहीं लिया गया है कि हरप्पन सिविलाइजेशन डिसाइफर हुई है या नहीं हुई है। इसी कारण से हम देखते हैं कि जो हरप्पन इंस्क्रिप्शंस हैं वो हमारे लिए एक मेजर सोर्स ऑफ हिस्ट्री नहीं बन पाते हैं, क्योंकि हम इनको डिसाइफर ही नहीं कर पाए। लेकिन हमने मेसोपोटेमियन इंस्क्रिप्शंस डिसाइफर कर ली हैं, और उनसे हमें हमारी सिविलाइजेशन के बारे में पता चलता है, क्योंकि इन दोनों ही सिविलाइजेशंस में ट्रेडिंग लिंक्स थे। यहाँ पे याद रखने की बात क्या है, दैट इट इज अ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट एंड दिस इज येट टू बी डिसाइफर्ड। Let's proceed further students towards the next idea with respect to next feature of the Indus Valley civilization. नेक्स्ट फीचर में अगर हम स्पेसिफिकली बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमें कौन से एनिमल्स यूज होते थे उसके ऊपर ध्यान देना है। एनिमल्स की बात करें स्टूडेंट्स तो ज्यादातर हम लोग यूज कर रहे थे बीस्ट्स ऑफ बर्डन। ठीक है, बीस्ट्स ऑफ बर्डन यूज हो रहे हैं। बीस्ट ऑफ बर्डन क्या होते हैं, जो सामान इधर से उधर ढोके ले जाए। भाई इतनी ज्यादा ट्रेड हो रही है तो बीस्ट ऑफ बर्डन का यूज तो करेंगे, यहाँ पे कार थोड़ी है हमारे पास में। ओके, सो बीस्ट ऑफ बर्डन की अगर हम बात करें तो हमारे पास ऑक्सन है, उसके अलावा वी वर यूजिंग asses, wild ass. Okay, so these were two animals that were beasts of burden,
And apart from that, students, you will see that we are also domesticating many animals. We are domesticating animals such as dogs for protection, and apart from that we have cattle such as oxen, then we have goats, and then we have sheeps. ये cattle जो है हमें help करती है survive करने में. इसके अलावा स्टूडेंट्स जो एक्चुअल मुद्दा है एनिमल डोमेस्टिकेशन का, उसमें हमारे पास एक डिबेट है. वो डिबेट इज ऑन दी डोमेस्टिकेशन एंड फॉर दैट मैटर दी नॉलेज ऑफ हॉर्स. तो यहाँ पे इन एनिमल्स को तो आप साइड में कर दे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये. एक्चुअली एनिमल डोमेस्टिकेशन में हमें जिस चीज का ध्यान रखना है दैट इज पर्टेनिंग टू द एविडेंस ऑफ हॉर्स. सो बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक डिबेट है कि यहाँ के जो लोग थे क्या वो घोड़े के बारे में जानते थे, उन्हें उसकी नॉलेज थी, और क्या वो उसे डोमेस्टिकेट कर रहे थे. सो बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे को हॉर्स का जो एविडेंस है वो एक बहुत ही सुपरफिशियल यानी कि डाउटफुल हमारे को एक एविडेंस मिलता है हॉर्स का फ्रॉम मोहनजोदारो. लेकिन मोहनजोदारो में क्या प्रॉब्लम है, बेसिकली मोहनजोदारो और लोथल से हमें डाउटफुल टेराकोटा फिगरीन्स मिलते हैं. अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, टेराकोटा की अगर हम बात करें तो टेराकोटा के जो फिगरीन्स होते हैं वो बहुत ही क्रूड होते हैं. क्रूड का मतलब ये होता है उनके फीचर्स जो हैं उसको देख के समझ में नहीं आएगा कि गाय है कि घोड़ा है कि कोई और जानवर है. इस वजह से वी आर नॉट श्योर कि जो फिगरीन है ये एक्चुअली घोड़े का है या नहीं है. लेकिन इसके अलावा हमारे को कुछ हॉर्स की बोन्स के रिमेन मिलते हैं from a place known as Surkotada, and Surkotada students was also a site of Indus Valley civilization situated in Gujarat. However, when we examined these bones, again we are not 100% sure whether these were horse bones or whether they belong to some other animal. As a result, students, the final argument is kind of clarified wherein the historians feel that the Harappan people did not know and certainly did not domesticate the horse. तो यहाँ पर आपका कंक्लूजन क्या है, इस पूरी डिबेट को अपन ने पढ़ लिया. डिबेट में से हमें याद क्या रखना है कि हॉर्स का फिगरीन कहाँ से मिलता है और हॉर्स की बोन्स कहाँ से मिलती है. सीधा सीधा मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन बनता है. और इम्प्लीकेशन क्या है, फाइनल रिजल्ट ये है कि हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि जो हड़प्पन थे उनको ना तो हॉर्स के बारे में पता था और ना ही वो उसे डोमेस्टिकेट कर रहे थे. इस पर्टिकुलर पॉइंट में मैंने इतना ज़्यादा फोकस इसलिए किया है स्टूडेंट्स क्योंकि 2017 में हमारे पास स्पेसिफिकली डोमेस्टिकेशन ऑफ हॉर्स को लेके एक क्वेश्चन था. वैसे तो ये क्वेश्चन एक कंपैरिजन है बिटवीन द ऋग्वेदिक सिविलाइजेशन एंड द इंडस वैली पीपल, बट हियर the point that you need to focus upon is the third point wherein there is asked that there is no evidence of Indus Valley people having been aware of horse, and this particular statement students is correct. तो यहाँ पे सारी डिबेट को यूपीएससी ने सेटल कर दिया और उन्होंने बोल दिया है कि भाई इंडस वैली के जो लोग हैं उनको हॉर्स के बारे में नहीं पता था और वो इसको डोमेस्टिकेट भी नहीं करते थे. ऑल राइट, लेट्स प्रोसीड फर्दर स्टूडेंट्स towards the next feature of Indus Valley civilization, and that is the presence of religion. Now students, when we talk about religion, specifically in the Indus Valley civilization, the first thing that you have to remember is that Indus Valley civilization was primarily a secular civilization and religion as a practice was not really dominant. Why do we say that? Because we are unable to find any dedicated structure. We are unable to find any dedicated structure such as a temple, okay, in the Harappan civilization. हमारे को किसी भी तरह का मंदिर या फिर किसी भी तरह की पूजा करने की स्पेसिफिक जगह हड़प्पन सभ्यता की किसी भी सिटी में नहीं मिलती है, और इस वजह से हम कहते हैं कि प्राइमरीली ये एक सेक्युलर सिविलाइजेशन थी. रिलीजन इसका पार्ट होगा लेकिन बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट नहीं था. इसके बावजूद हमारे को रिलीजन डिफाइन करने के लिए बहुत सारे एक्सकवेटेड मटेरियल्स मिलते हैं. मटेरियल रिमेन्स के तहत हमें पता चलता है कि छोटा मोटा ही सही लेकिन रिलीजियस प्रैक्टिसेस वर अ पार्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. हमारे को रिलीजन के बारे में कैसे पता चलता है स्टूडेंट्स? रिलीजन के बारे में हमें जो सील्स मिली हैं और जो स्कल्पचर्स मिले हैं
उनसे हमें रिलीजन के बारे में पता चलता है। सील्स मैंने आपको बता दिया, छोटे छोटे से ऐसे टैबलेट्स होते थे जो कि स्टोन में या कॉपर में या किसी अदर मटेरियल में बने हुए होते थे। इन सील्स को ट्रेडिंग के लिए यूज किया जाता था। लेकिन ये जो सील्स थी इनके ऊपर हम देखते हैं डिजाइन्स बनी हुई हैं जिनसे हमें रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में भी पता चलता है। इसके अलावा ये जो सील्स होती थी स्टूडेंट्स, इसमें एक छोटा सा सर्कल होता था, उसमें से अगर आप धागा निकाल लो तो आप इसको एम्यूलेट या फिर नेकलेस की तरह भी पहन सकते हो। तो सील्स किस किस चीज के लिए यूज हो रही हैं? ये यूज हो रही हैं ट्रेड के लिए, प्लस दे कुड बी वॉर्न एज ज्वेलरी। ऑलराइट, लेकिन इनके ऊपर हमें इससे मतलब नहीं है कि मेजरली इनका काम क्या था। मतलब हमें इससे है कि इनके ऊपर जो डिपिक्शंस हैं वो हमें डे टू डे लाइफस्टाइल और प्रैक्टिसेस के बारे में बताते हैं, खास करके रिलीजन के बारे में। अब अगर हम सील्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो सील्स में हमें एक सील मिली है जिसके ऊपर आपको पीपल ट्री का डिपिक्शन दिखेगा। अब पीपल ट्री की अगर हम बात करें तो आज भी, अगर हम हिंदू कल्चर की ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस की बात करें, तो आज भी पीपल के पेड़ की पूजा होती है। और इसलिए हम मानते हैं कि हड़प्पन सभ्यता में भी पीपल के पेड़ की पूजा होती होगी। इस पर्टिकुलर पॉइंट से हमें क्या पता चल रहा है? दैट ट्री वर्शिप may have been a part of the religious practices of the Harappan culture. Now, apart from tree students, we also see कि animal worship भी हो रही थी। ये भी हमें एक सील से पता चलता है और इस सील को बड़ा फेमसली यूनिकॉर्न सील बोला जाता है। यूनिकॉर्न सील इसलिए बोलते हैं स्टूडेंट्स क्योंकि उसके ऊपर एक जानवर का डिपिक्शन है जिसकी एक पर्टिकुलर हॉर्न जा रही है। अब ये जो है इसको राइनो से सिंपली आइडेंटिफाई किया जा सकता है, लेकिन कुछ लोग इसको एक मिथिकल क्रीचर मान रहे हैं विच मे हैव बीन वर्शिप्ड। तो अभी तक हमें क्या पता चला? पेड़ों की पूजा होती है और उसके अलावा जानवरों की पूजा होती है, और इन दोनों को हमने सब्सटैंशिएट किया है वाया द सील्स एंड द डिपिक्शन ऑन द सील्स। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि मेल और फीमेल डेटीज की पूजा की जाती थी। ये हमें कैसे पता चलता है? दिस इज समथिंग दैट वी कम टू नो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्कल्पचर्स। हमारे पास में बहुत सारे स्कल्पचर्स हैं जो कि हड़प्पा और मोहनजोदारो से मिले हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में हमारे को मदर गॉडेस का स्कल्पचर मिलता है, और उसके अलावा हमारे को मेल डेटीज की अगर हम बात करें तो हमें एक तो एक सील मिलती है जिसे हम कहते हैं पशुपति सील, और उसके अलावा हमारे पास में एक स्कल्पचर है जिसे हम कहते हैं बियर्डेड प्रीस्ट। इन सब की बात ऑलरेडी हम उस टैबुलर डेटा में कर चुके हैं, लेकिन इसका एक्सपेंशन, इसका डिटेल्ड डिस्कशन स्टूडेंट्स जो है वो हम आर्ट एंड कल्चर में करेंगे इमेजेस के साथ। तो यहाँ पर आपको बस ये पता होना चाहिए कि मेल और फीमेल डेटीज की वर्शिप होती थी, जिसमें हमारे पास मदर गॉडेस हैं, पशुपति गॉड हैं, और उसके अलावा एक बियर्डेड प्रीस्ट का एग्जाम्पल है जो कि मे भी एक रिचुअल, एक रिलीजियस हेड हो सकता है। तो यहां से स्टूडेंट्स रिलीजन की अगर हम बात करें तो की टेक अवे क्या है? डोमिनेंट नहीं था रिलीजन, मेजरली सेक्युलर सिविलाइजेशन थी, लेकिन उसके बावजूद हमें रिलीजियस एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। रिलीजियस एलिमेंट्स हमें सील्स और स्कल्पचर्स से मिलते हैं जिनका डिस्कशन हमने कर लिया है, और उसके अलावा स्टूडेंट्स हमें फायर ऑल्टर्स भी मिलते हैं, यानी कि अग्निकुंड, जो कि हमने देखा लोथल में है, कालीबंगन में है, और इससे हमें पता चलता है किसी न किसी तरह के रिचुअल्स इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट थे। Now, apart from these, okay, so this was an image, students. This was an imagery of the people tree seal. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक पेड़ उगता हुआ जा रहा है और इसको पीपल ट्री से आइडेंटिफाई किया जाता है। Now, apart from the seals and the sculpture, students, you will see that the religious beliefs of the people are also something that can be depicted via their burial practices. यहाँ पे मुर्दों को गाड़ा जाता था, जो मर जाते थे उनको गाड़ दिया जाता था, लेकिन इनको सिर्फ खाली बॉडी को नहीं गाड़ा जाता था, उसके साथ में आप देखेंगे कुछ सामान भी रखा जाता था, जैसे कि पॉट्स हो गए, ज्वेलरी हो गई, एटसेट्रा। ये सब सामान जो होता था ये मुर्दों के साथ रखा जाता था। अब यहाँ पे जो इम्प्लीकेशन है स्टूडेंट्स वो ये है कि अगर हम किसी डेड इंसान के साथ डे टू डे लाइफस्टाइल का सामान रख रहे हैं, इसका मतलब ये हो सकता है दैट द हड़प्पन पीपल बिलीव्ड इन द थ्योरी ऑफ आफ्टर लाइफ, और इसीलिए मुर्दे के साथ ये सामान गाड़ा जाता था जिससे कि वो अपनी आफ्टर लाइफ में इस सामान को यूज कर सकें। और ये क्या हेल्प कर रहा है हमें? ये हमें लोगों की रिलीजियस बिलीव्स के बारे में समझने में हेल्प कर रहा है।
अगर हम एक्सकवेशंस की बात करें स्टूडेंट्स, तो आप देखेंगे कि लोथल में हमारे को जॉइंट बरियल्स मिलते हैं। जॉइंट बरियल का मतलब एक से ज्यादा मुर्दों को एक ही जगह गाड़ा जा रहा है। उसी के साथ साथ कालीबंगन की अगर हम बात करें, तो कालीबंगन में हमारे को सिंबॉलिक बरियल्स मिल रहे हैं। सिंबॉलिक बरियल का मतलब क्या होता है, मुर्दा जो है वो ऑलरेडी कहीं और गड़ा हुआ है, हमने सिर्फ एक सिंबल की तरह उसका बरियल बना रखा है। यहाँ पे हमने एक्सकवेशन तो देख ली, लेकिन इसका इम्प्लीकेशन क्या है स्टूडेंट्स? इम्प्लीकेशन ये है कि दोनों ही साइट्स की डिफरेंट प्रैक्टिसेस हमें ये बता रही हैं कि अलग अलग जगहों पे डिफरेंट रिलीजियस बिलीफ्स थे। देयर वर मल्टीप्लिसिटी ऑफ रिलीजियस बिलीफ्स, और उसको सब्सटैंशिएट करने के लिए आप लोथल और कालीबंगन का एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो बरियल प्रैक्टिसेस भी जो हैं स्टूडेंट्स, वो हमें हड़प्पा के रिलीजियस बिलीफ्स के बारे में बताती हैं। So with this we have come to an end of the discussion of the major features of Indus Valley civilization, and with this now we are going to discuss the final topic pertaining to Indus Valley civilization, which is the end of the Indus Valley civilization. इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें स्टूडेंट्स, तो इसका जो एंड है वो ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में हो गया था। द डिक्लाइन इज समथिंग विच वाज ग्रेजुअल इन नेचर एंड मे हैव हैपेंड over the process of almost centuries. However, one thing for which we are sure is that by 1900 BCE, two major sites of Harappan civilization, which is Harappa and Mohenjo-daro, had already declined. और बाकी की जो साइट्स हैं वो भी धीरे धीरे डिक्लाइन होने लग गई। इस डिक्लाइन को हम कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं? हम देख रहे हैं कि हड़प्पन स्क्रिप्ट डिसअपियर होने लग गई, ट्रेडिंग डिसअपियर होने लग गई, सिटीज डिसअपियर होने लग गई, और इस वजह से हम मानते हैं कि अब हड़प्पन सभ्यता जो है वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही है। हाउएवर स्टूडेंट्स, जब हम इस डिक्लाइन के कारणों को ट्रेस करना शुरू करते हैं, तो जो कारण है वो कंप्लीटली क्लियर नहीं है। इस कॉन्टेक्स्ट में एक फीचर, एक डिफाइनिंग फीचर जो आप एंड ऑफ सिविलाइजेशन के साथ जोड़ेंगे, वो ये है दैट द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज नॉट मोनोकॉजल इन नेचर, यानी कि कोई एक सिंगल कारण नहीं था जिसकी वजह से ये अलग अलग साइट्स जो हैं डिक्लाइन हो गई। तो अगर हम इसका आंसर लिखते हैं मेंस के पर्सपेक्टिव से, अगर हम लिखते हैं, तो यहाँ पर आप स्टार्ट करेंगे बाय substantiating that the Indus Valley civilization decline was not monocausal in nature. There were many reasons accorded by historians to different sites because of which the Indus Valley civilization may have declined. इसमें स्टूडेंट्स ज़्यादातर जो रीजंस हैं, these are due to the changing climatic conditions. क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज हुई, और इसके अलावा नेचुरल डिजास्टर्स रहे, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि धीरे धीरे इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स डिक्लाइन हो गई। क्लाइमेटिक कंडीशंस की अगर हम बात करें, तो ऐसा माना जाता है कि काफ़ी साइट्स पे फ्लड्स आ गए, एट द सेम टाइम कुछ साइट्स पे ड्रॉट्स आ गए, जिसकी वजह से उन एरियाज को डिजर्ट करना पड़ गया। फॉर इंस्टेंस, जो साइट्स नदियों के तट पर होंगी, इंडस की ऊपर, जैसे मान लीजिए मोहनजोदारो है, तो वहां पर ये माना जाता है कि फ्लड्स आ गए और उस वजह से उन एरियाज को डिजर्ट करना पड़ गया। एरिड एरियाज की अगर हम बात करें, तो वहां पर जो छोटी मोटी नदियां बह रही थी वो सूख गई, और उसकी वजह से हम देखते हैं कि ड्राउट्स आ गए, और इस वजह से उन एरियाज को खाली करना पड़ गया। उसी के साथ साथ स्टूडेंट्स, क्लाइमेटिक कंडीशंस में ही फ्लड्स और ड्रॉट्स आते हैं, जिनको नेचुरल डिजास्टर भी माना जा सकता है। इन्हीं के साथ एक और नेचुरल डिजास्टर जो हम एसोसिएट करते हैं वो है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक की बात करें तो कालीबंगन में तो हमने अर्थक्वेक का एविडेंस देख ही लिया है। उसी के साथ साथ स्टूडेंट्स, अगर हम अर्थक्वेक की बात करें, तो अगर इंडस का जो एरिया है, पंजाब वाला जो एरिया हो गया, वहां पे अगर अर्थक्वेक्स आते थे, तो उसकी वजह से क्या होता था, रिवर बेड जो है वो शिफ्ट कर जाता था और फ्लड आ जाता था। तो इसको भी हिस्टोरियंस ने कारण माना है, जिसकी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन हुई होगी। So what are the two major causes? These are climatic conditions and the natural disasters which may have led to the gradual decline of the sites of Indus Valley civilization. इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स, हमारे पास एक तीसरा कारण है which was extremely controversial in nature. So there were some historians who suggested that a group of people may have come to India and they invaded
the area of Harappan civilization and killed these people and or maybe made them run away from this particular area and started their own civilization. ये जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं इनको बोला जाता था आर्यंस और इस थ्योरी को बोला जाता है आर्यन इन्वेजन थ्योरी। इस थ्योरी के तहत हम क्या कह रहे हैं कि एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो अपने आप को आर्यन बोलते हैं, वो इंडिया की तरफ आते हैं, इंडिया पे अटैक करते हैं। इसके तहत हरप्पन सिविलाइजेशन के लोगों में और आर्यंस में वॉर्स होते हैं जिसमें हरप्पन सिविलाइजेशन के लोग हार जाते हैं और वो डीप साउथ की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि आर्यन इन्वेजन की जो थ्योरी है वो कंटेम्पररी टाइम्स में डिसप्रूव कर दी गई है। दिस थ्योरी इज कंप्लीटली debunked. The reason why it is debunked is because we have found no weapons of warfare during the archaeological excavations of India in the Harappan civilization. भाई हमारे पास कोई वेपन्स ऑफ वॉरफेयर है ही नहीं, तो ऐसा तो नहीं है ना कि भाई चम्मच कांटा लेके ये लोग आर्यन से लड़ेंगे। आपको स्वॉर्ड्स और शील्ड्स तो चाहिए, लेकिन आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस में हमारे पास है ही नहीं, किसी भी तरह का स्वॉर्ड नहीं है, शील्ड नहीं है, और इस वजह से हम कहते हैं कि आर्यन माइग्रेशन हुआ होगा, इन्वेजन नहीं हुआ होगा। So what we believe in is Aryan migration, due to which slowly the Rigvedic civilization appeared. However, Aryan invasion as a theory is something that is debunked in contemporary times. तो आप चाहें तो इसको all together skip कर सकते हैं. This is not something which was a reason for the end of Harappan civilization. So with this students we are done with the quick discussion of the Indus Valley civilization. इसमें majorly हमने almost सारे facts cover कर लिए हैं except sculptures which we are going to discuss as a part of art and culture. I hope students you were able to understand all the points thoroughly. If you like the video, please don't forget to subscribe to the channel and don't forget to press the bell icon. Thank you so much.